नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता मयंक मौली। इनसे जानेंगे इन दिनों खास करके चिराग पासवान को लेकर के जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और उनके चचा पशुपति कुमार पारस ने जो कहा है कि स्वर्गीय पासवान जी भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जिसे यह पता नहीं रहता है कि मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है। चिराग पासवान को भी यह पता नहीं है कि महागठबंधन में जाना है या एनडीए में रहना है। क्या कहेंगे मयंक जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आदरणीय चाचा जी, सबसे पहले बार बार मुझे उन्हें सारी उपमा अलंकार या जो भी उनको मिलता है वो सिर्फ जंगल तक ही और जानवरों तक ही क्यों सीमित करना चाहते हैं। खैर, वो उनका अपना मंतव्य हो सकता है। अब बात अगर खुली गई है तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान सड़क चलता हुआ कोई जानवर नहीं है। चिराग पासवान शेर हैं, और शेर जब जिस रास्ते चलता है ना, वहाँ गाड़ियाँ रुक जाया करती हैं, वहाँ इंसान रुक जाया करता है। वो अपना रास्ता खुद बनाता है और शेर किसी के आगे पीछे नहीं चलता है। शेर के पीछे ही लोगों को रहना पड़ता है, आगे आने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता है। तो सड़क हो, सदन हो या फिर कहिए कि जनता के बीच की जगह हो, वो शेर अपना रास्ता खुद बना रहा है। हाँ, चाचा जी उससे भयाक्रांत हो सकते हैं, उनका होना लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ। आदरणीय चाचा जी को प्रणाम। लेकिन क्यों भयक्रांत होंगे? वो भयाक्रांत हैं क्योंकि चिराग जी के आने के बाद से जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं, सिर्फ वही चाचा नहीं परेशान है। बिहार के जो सत्ता पे बैठे जो शीर्ष चाचा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी परेशान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे भी चिराग पासवान उनके लिए एक ऐसे बुरे सपने की तरह हैं जिसे वो देख के अक्सर मुझे यकीन है कि सुबह 4 बजे चौंक के उठ जाया करते होंगे। और ऐसे भी, अब कहावत प्रचलित हो या ना हो, बट एक कहावत मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो जदयू के नेता जो हैं, उनके कहिए 50-50 कोस तक उनके मन के, उनके नींद की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर सताए रखता है कि चिराग पासवान आ जाएगा। तो चिराग पासवान क्यों नहीं मौका में कुछ कर लिए? क्यों नहीं कर लिया? आपने देखा नहीं जीत का अंतर? अनंत सिंह जी का एक रुतबा रहा है, और क्या रुतबा रहा है वो मुझे कैमरे पर बताने की ज़रूरत नहीं रही है। उसके बावजूद सरकार, आप ये जानते हैं अनिल भाई कि आप खुद सीनियर पत्रकार रहे हैं, कभी भी उपचुनाव जो होते हैं नॉर्मली, उनमें सरकारी तंत्रों का बेजा उपयोग और बाकी चीज़ें हमेशा, वो भी मुख्यमंत्री जी के राज में तो आप कह ही सकते हैं, जहाँ पे उनकी साख नाक पे लगी हुई थी। और मैं तो पहले ये पूछना चाहूँगा कि आखिर वो उपचुनाव की नौबत आई क्यों? उपचुनाव की नौबत इसलिए आई थी कि ये बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने, इन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनंत सिंह जी को जेल में भेजवाया लिपि सिंह जी के माध्यम से, और उसके बाद से उस सीट को खाली कराया। मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द हो गया, होना चाहिए था, हो सकता है कि पेट में जो एक उनका मुहावरा है उस वाले में शायद दर्द हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। बट उसके बाद भी अनंत सिंह जी ने जो भी क्लेम करा, उनकी अपनी छवि है, उनकी अपनी लोकप्रियता है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँ। लेकिन जीत का जो अंतर है वो आधे से भी कम रह गया, लेकिन सिर्फ एक दिन के रोड शो से। और ये इस बात का भी द्योतक है, उन लोगों के ऊपर भी एक करारा जवाब है जो बार बार ये कहते हैं कि चिराग पासवान सिर्फ एक दलित के नेता है, सिर्फ 6% के नेता है। तो वहाँ तो जो कैंडिडेट खड़े थे वो भी भूमिहार समाज के थे, सवर्ण समाज से, जो सामने दोनों भूमिहार समाज से थे। तो अगर आप वोट प्रतिशत का ट्रांसफर देखें तो सिर्फ दलितों का ही नहीं बल्कि उन्हें सर्व समाज का वोट मिलता है। लेकिन आपने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है उपचुनाव में। बिल्कुल होता है। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनको लेकर जो आपने बातें कही, तो ललन सिंह तो प्रचार में भी गए थे। उनका कहना है कि कानून ने अपना काम किया, अभी हमारे प्रत्याशी खड़ा है तो आए हैं। और साथ ही साथ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग गोपालगंज में क्यों नहीं हुआ? वहाँ मैं ये नहीं कह गोपालगंज में उपयोग हुआ नहीं हुआ, ललन सिंह जी के बात मैं कह लूँ। ललन सिंह जी दिल पे हिमालय पर्वत लेकर के कहिए कि अपना वो जाके चुनाव प्रचार करके आए हैं। उनके अभी तक उनके बेमन से गए, उनके सीने में कितना दर्द होगा आपको मैं कह नहीं सकता हूँ। जो वो कहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर अभी इलाज कर रहे होंगे अपनी चोट का, अभी तक दर्द से सहला रहे होंगे कि भैया ये क्या उनसे करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने तो उन्हें सामने कर दिया चारा बना करके खुद, तो उनके पेट में दर्द हो गया। ईश्वर उन्हें भाई, अपने नहीं गए, उन्हें ईश्वर उन्हें ठीक करे भाई, उनके सेहतमंद रहे हुए ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री जी। बट पेट में दर्द था या जो भी था, माननीय ललन सिंह जी को खुद जाना पड़ा। तो ठीक है, ये ईश्वर की नियति कही है कि जिसको आपने जेल भिजवाया, जिसके खिलाफ आपने षड्यंत्रों की झड़ी लगाई, वक्त का पहिया ऐसा बदला और सत्ता की चाह ऐसी है उस कुर्सी से चिपके रहने की कि आपको खुद वहाँ जाना पड़ा। चलिए, खुद जाना पड़ा। लेकिन यहाँ जो है पशुपति कुमार पारस जी की बातों का आप लोग इतना ज़्यादा आपको क्यों बुरा लगता है? उन्होंने तो यही कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में भी नहीं है, महागठबंधन में भी नहीं है,
तो वो पहले ये तो तय करे कि वो कहाँ है। तो मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगा? मैंने कहा जो उन्होंने जंगल से जो उपमा दी है, तो मैं आदरणीय चाचा जी को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो हमारे कहिए कि पूजनीय जो संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जो थे, वो शेर थे। शेर का बच्चा शेर ही होता है, सिंपल सी। तो मैंने तो उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करी नहीं, मैंने उनके ऊपर। मैं यही कह रहा हूँ, आपका भतीजा शेर है चाचा जी, आपका भतीजा जिस राह जाएगा वो राह अपनी खुद बनाएगा, और शेर के जाने से रास्ते रुक जाया करते हैं। शेर के लिए लोग रुक जाते हैं, शेर अपना बिल्कुल शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। और मुझे नहीं लगता आप ऐसी उपमाएं कुछ और भी दी जा सकती हैं, हमेशा ये बार बार जंगल की और जानवरों की उपमाएं देने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा मयंक जी कि इन दिनों खास करके मोकामा चुनाव, इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव था और अभी कुढ़नी का चुनाव है, चिराग पासवान को लेकर एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि आखिर चिराग पासवान है कहाँ। आपने देखा होगा किस प्रकार से मोकामा में लास्ट समय में उन्होंने वो आए प्रचार के लिए, और लास्ट में कहा भी गया कि अगर मौका मिलता तो मोकामा की तस्वीर कुछ अलग। देखिए, चिराग पासवान जी को जब मौका दिया गया, उन्होंने एक फिनिशर की भूमिका निभाई, जी जान से हमारे कार्यकर्ता लगे। और चिराग पासवान के एक इशारे पे, आपने वो पिछले साल के मोकामा टाल वाली बाबा चौहरमल वाली तस्वीरें भी देखी होंगी, किस प्रकार की दीवानगी है चिराग पासवान जी के लिए जी। तो उस दीवानगी के पार कहिए जा करके चिराग पासवान जी ने जो भी अपना काम किया, और उसके कारण कहिए कि जनता में जो भी उनके प्रति वो है विश्वास है, और वही सबसे बड़ा कारण है उनकी जो लोकप्रियता है। तो एक तरफा एक लार्जर चंक में वोट ट्रांसफ़र कराने की उनकी जो खूबी है, लेकिन इस खूबी को कुढ़नी में क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कुढ़नी भैया देखिए, कुढ़नी चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, कुढ़नी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, हम सहयोगी की भूमिका में। मोकामा भी कुढ़नी चुनाव बिल्कुल। तो मुझे आप सर एक बात बताइए, मुझे जब आप बुलाएंगे, आपको जब मेरी जरूरत है आप मुझे बुलाएंगे, एक सही वक्त आएगा, मैं जरूर जाऊंगा। इन्हीं बातों से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या चिराग पासवान और बीजेपी में संबंध में फिर नहीं। आज आदरणीय कहिए चिराग पासवान जी ने अपने प्रेस वार्ता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों प्रदेश अध्यक्षों की बातें चल रही हैं। कार्यक्रम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी की आपस में बातें चल रही हैं। एक चार्ट तैयार होगा, एक ज़रूरत महसूस होगी, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारा पूरा संगठन तैयार है। ज़रूरत महसूस होगी तो जरूर जाएंगे। चिराग पासवान जी तो आज से पटना में ही है, जब मुझे उनको बुलाया जाएगा, उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर जाएंगे। चिराग पासवान जाएंगे तो कुढ़नी में कुछ तस्वीर, चिराग पासवान जहाँ जाएंगे गर्मी बढ़ जाएगी, क्लियर कट बात है। तापमान चढ़ा देंगे, आज सर्दी में भी गर्मी बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रखिए। कहते हैं कि चिराग पासवान के पटना आते ही राजनीतिक पारा चढ़ जाता है, हमेशा चढ़ जाता है। मुझे उससे ज़्यादा चिंता मुझे आदरणीय चाचा जी मुख्यमंत्री जी की होती है कि चिराग पासवान जी के आने के बाद वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। लेकिन मयंक जी, एनडीए प्रत्याशी की जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त है? क्योंकि जिस प्रकार से कुढ़नी में महागठबंधन के मनोज कुशवाहा है, आपके केदार गुप्ता हैं, और खास इसमें सबसे दिलचस्प बना दिया मुकेश सहनी ने सवर्ण उम्मीदवार, वैसे व्यक्ति को जिसके नाना जी 4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, मैं उस पर आना चाह भी रहा था। खैर, जो अब हम वहाँ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, तो जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो पिछली बार महज 712 वोटों से पीछे रह गए थे। केदार गुप्ता जी 712 वोटों से पीछे रह गए थे। अभी जो जीत के आए थे साहब राजद से, वो कोई स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें नहीं हटाया गया है। फर्जीवाड़े के लिए चुनाव आयोग ने दोषी पाया, तब उन्हें बर्खास्त किया गया है, तब ये उपचुनाव हो रहा है, ठीक है। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो किचन कैबिनेट के उनके बेस्ट फ्रेंड जी, उनके भूंजा पार्टी के साथी जो हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये सीट राजद से अपनी झोली में मांगी है, उनकी क्रेडिबिलिटी कहिए, उनकी विश्वसनीयता या उनकी लोकप्रियता ये है। आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो चीख कर और जो कोस के कहा करते हैं लोगों को कि जो पिएगा वो मरेगा, बापू के देश में रह करके जो पीता है वो महापापी होता है, ये पाप की किस श्रेणी में आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से? ज़रा इस पे आपको सवाल पूछने चाहिए। जहाँ के उनके प्रत्याशी महोदय जो हैं वो बैठ के सरेआम कहिए कि ये तस्वीर शराबबंदी से पहले की हो सकती है। मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आदतन आदमी का नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मैं दावे तो आप जो भी करें, मुझे बस आप इतना करा दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कैंडिडेट हैं उनके पिछले 48 घंटे की ब्लड रिपोर्ट मंगा दीजिए। लेकिन इतना तय है कि जो भी व्यक्ति पिएगा पकड़ा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, उस पर कोई मरम्मत मुख्यमंत्री की तरफ। आप ब्लड रिपोर्ट निकलवा दीजिए सर, आप ब्लड रिपोर्ट निकलवा दीजिए, सैंपल में पता चल जाएगा कि साहब अल्कोहल लेते हैं या नहीं लेते हैं।
क्लियर कट। 48 घंटा पहले अभी भी आपका दावा है? मेरा अभी भी दावा है, क्लियर कट दावा है। और क्या आपको नहीं लगता कि आप तो खुद वहाँ से घूम के आए हैं, शराब नहीं बांटी जा रही है? वोट देने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए पीछे के दरवाजे से शराब पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं। प्रशासन मौन है? प्रशासन मौन है। प्रशासन तो तब भी मौन होता है जब 20-20, 25-25 लाशें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो इतने असंवेदनशील मंत्री जी, जब आपके दोस्त कहिए या आपके कैंडिडेट कहिए, एक तस्वीर अगर ये बता दीजिए, अगर ये कैंडिडेट कुशवाहा जी के अलावा कोई और होता जो मुख्यमंत्री जी के करीबी नहीं होता, क्या उसको जदयू टिकट देती ये तस्वीरें आने के बाद? कभी नहीं देती। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी अपनों पे, अपने भूंजा पार्टी के सहयोगियों पे मौन हो जाते हैं? उनका पाप पाप नहीं है, बाकी आपका, मेरा, बिहार के 13 करोड़ जनता का पाप पाप है। हम महापापी हो सकते हैं, उनके मित्र को पाप से मुक्ति है, उनके ऊपर वो टैक्स फ्री है बेसिकली। चलिए, तो एक आखिरी सवाल इस पर चिराग पासवान पर लेते हैं कि आपका कहना है कि चिराग पासवान और एनडीए में, बीजेपी में कोई खटास नहीं? बिल्कुल नहीं है। खटास क्यों होगी अनिल जी? खटास होने का कोई ऐसा कारण नहीं है। वो आए हमसे मदद मांगने, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमने उनको मदद किया। चाहे आप मदद करेंगे कुटनी में भी? जैसे बिल्कुल, उन्होंने आज भी स्पष्ट किया है, मदद कर रहे हैं। मदद के देखिए, चिराग पासवान जी ने जो एक बार ऐलान किया, वो अपने ऐलान से पीछे जा रहे हैं कुटनी। अब वो तो मैंने फिर बताया आपको कि उसके लिए अधिकृत हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित कहिए कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी, दोनों बैठ रहे हैं, दोनों में बातें चल रही हैं। वो लोग निर्धारित करेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगना है, रोड शो होना है, कैसे होना है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो अपने आप को अवेलेबल रखेंगे। वो पटना आ चुके हैं। चलते चलते मयंक जी, एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से राजगीर में, गया में, बोधगया में गंगा का जल मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से, उनकी सोच से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हाथीदह का जल जो है वहाँ तक जाएगा, इस विषय में भी आप क्या कहें? ये जल जो है, मुझे जल कम, ये छल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, सड़क हो गया, ये अपना इनका नली गली प्रोग्राम है, बाकी ये भी उसी तरह के कागजी प्रोग्राम है। ठीक है, आज आ गया है, जैसे कि नली गली के उनके प्रोग्राम में जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन नल चल रहा होता है, उसके बाद से वो नल खत्म हो जाएगा। क्या गारंटी है कि उस जो नया जो उन्होंने दायरा बनाया है उस पर अवैध बालू खनन नहीं होगा, जो उसका रूट जो है वो बाधित नहीं किया जाएगा? क्या गारंटी दी जा सकती है कि वहाँ फिर कभी ट्रैक्टर चढ़ा करके किसी प्रशासनिक अधिकारी की हत्या नहीं होगी? बेसिकली बिहार में तो जहाँ भी जाइए तो गंगा हो या जो भी नदी हो, वो तो बेसिकली बालू माफियाओं के कब्जे का गढ़ है, और प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि दिन के उजाले में भी जा सके। आप खाली जेपी सेतु घुमाएं, वो भी गंगा के ऊपर है, गांधी सेतु आप खड़े हो जाए, आपको लिटरली जो अंग्रेजी फिल्म में एक फिल्म हुआ करती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, आप उसकी तरह जहाज़ों का समूह देखेंगे जो दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहा होता है, निकाल रहा होता है। प्रशासन की हिम्मत नहीं है वहाँ चले जाए। तो क्या मुख्यमंत्री जी लाए, अच्छी बात है, कि कितने दिन तक ये कायम कर पाएंगे? फिर से रूट बाधित हो जाएगा, फिर से सब कुछ हो जाएगा। यदि सही रहता है तब आप इसका प्रशंसा करेंगे? अगर कुछ अच्छा काम होगा तो हम क्यों नहीं प्रशंसा करेंगे? अगर अच्छा काम होता है, अगर गंगा से सिर्फ हमारा वो कहिए खेती और पानी का रिश्ता नहीं है, गंगा से हमारा माने सनातन का रिश्ता है, हिंदुत्व का रिश्ता है। माने भगवान शिव ने गंगा को उतारा है, गंगा प्राणदायिनी नदी है, सबसे ज़्यादा पूजित है, तो हमें उससे क्या दिक्कत हो सकती है? बट अगर ये हो गया है जैसा तो मैं जिस उद्देश्य के लिए जी, तो वो उद्देश्य कायम हो, कहीं इसका उद्देश्य अवैध बालू खनन की सीमा जो है वो बढ़ाना ना हो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के वरिष्ठ नेता मयंक मौली जी, जिन्होंने आज कम से कम इन खबरों पर जरूर खंडित कर दिया, इन खबरों पर जो लगातार चल रही थी कि चिराग पासवान और बीजेपी में खटास बढ़ गई है, चिराग पासवान मंत्री नहीं बनेंगे, चिराग पासवान कुटनी नहीं जाएंगे, इन तमाम अटकलों पर विराम लगाया है लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता मयंक मौली ने। और चिराग पासवान निश्चित तौर पर बीजेपी जब उन्हें जहां तलाश करेगी, चिराग पासवान तैयार बैठे हुए हैं। चिराग पासवान कुटनी भी जाएंगे और एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेंगे।